नमस्ते आप सभी लोगों को, कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है जीएस पेपर 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण विकास को बेहतर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, स्पष्ट करें। और देखिए 12 अंक का प्रश्न है, तो आइए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कुछ सूचनाएं हैं। सूचना ये है कि आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे हमारे संस्थान के द्वारा मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराए जाते हैं। और यहाँ प्रश्न कराए ही नहीं जाते हैं, बल्कि ये प्रयास रहता है कि आपको प्रश्न लिखना कैसे है, उत्तर लिखना कैसे है, वो हमको सिखा पाए। तो उसी के तहत ये बैच चलाया जा रहा है। अब की बार मेंस पार जो सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो एक डर रहता है, वो थोड़ा सा हम कम करें। आप लोगों के अंदर जो लिखने का कौशल है वो डेवलप करें। और देखिए वो इसी सब चीज़ों को देख के आएगा। आप देखिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करिए। तो वो जब आप करीब करीब 50 प्रश्न कर लेंगे तो धीरे धीरे सहज होते जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 4 6 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो 2 4 क्वेश्चन करके छोड़ेंगे तो फिर आप जहाँ खड़े थे फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपको कुआं खोद के पानी निकालना है तो 2 4 10 6 ही मारने से तो पानी निकलेगा नहीं। आपको तो और गहरे खुदाई करना है और तब तक खोदना है जब तक जो है पानी ना निकले। ये भी तय है कि आप खोदते जाएंगे तो पानी निकलेगा ज़रूर। तो प्रयास यही करिए कि आप डेली निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि निरंतर आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें, देखिए कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि जो हम अचीव न कर सकें। बस समस्या क्या होती है कि हम अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, उसको लेकर के उस तरीके का परिश्रम नहीं करते या उस तरीके का धैर्य नहीं रखते। देखिए धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो कर जाएंगे। तो ये आप इससे तो ज़रूर जुड़िए। मॉर्निंग में जो है 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे ज़रूर चैनल पे रहिए, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे आपकी बहुत सी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। और वीकली जो है वो हमारा करंट अफेयर्स है, जो सुबह 9 बजे आता है शनिवार को। देखिए ये सप्ताह में केवल एक दिन आता है, और हम इसको एक दिन इसलिए ले आते हैं क्योंकि देखिए डेली अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ाएं आपका आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा, तो वो कोई आपके लिए लाभदायक नहीं है। क्योंकि डेली ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो चीज़ें हों वो आपके लिए उपयोगी ही हो। अगर हम डेली अनाउंस कर दें तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप आएंगे, आपका समय बेकार होगा और वो आपके काम का नहीं रहेगा। सप्ताह में 2 4 6 न्यूज ही ऐसे होती हैं कि जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। और विश्वास मानिए वो 2 4 6 न्यूज जो रहेंगी वो एकदम कवर की जाएंगी, वो कहीं से नहीं छूटेंगी। तो आप लोग बस इसको देखते रहिए। और आपकी जो मंथली मैगजीन है वो आप फॉलो करिए, जो भी आप पढ़ रहे हो। साथ ही साथ न्यूज़पेपर मस्ट है। हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब हम लोग ऑफलाइन बैच में बैठे रहते तो वहाँ आते हैं, कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए क्या। अरे हद है यार, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं। अब कुछ कहते हैं कि सर यूट्यूब वाले करवाते हैं। अरे यूट्यूब वाले आपको न्यूज़पेपर पढ़वा रहे हैं तो वो व्यवसायीकरण है, वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। आप इतना मत डिपेंड होइए। न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट आपको खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की इतनी भूमिका होती है, इतनी भूमिका होती है कि आप समझ नहीं सकते। देखिए आपका प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स तैयार होगा, मेंस में आप अगर देखेंगे तो मेंस में पेपर 2 पेपर 3 से बहुत हेल्प मिलती है। फिर पेपर 5 6 से आपको हेल्प मिलेगी, एसए में हेल्प मिलेगी, और सबसे बड़ा हेल्प होगा आपके इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जब आप न्यूज़पेपर को पढ़े रहेंगे तो आप डरेंगे नहीं तो फिर इंटरव्यू के समय भी बहुत डर लगता है कि अरे क्या पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा टाइम आपका गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन क्या करें, आप लोग को इसलिए यहाँ बता देते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है वो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है तो कम से कम वो सही दिशा में चलना शुरू करे।
क्योंकि तैयारी में एक बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चों को ट्रैक नहीं पता होता है। मेहनती तो बहुत होते हैं, वो ऐसे उम्र में होते हैं कि उनको किसी भी धारा में मोड़ा जाए तो वो उस दिशा में बेहतर कर पाएंगे। ज़रूरत होती है कि उनको थोड़ा सा सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो हमारा भी प्रयास रहता है कुछ अपने अनुभवों से, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, कई इंटरव्यू दिया है। पहली चीज़, दूसरी चीज़, हम लोग एक नामी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी बहुत से बच्चे आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दूर दराज का भी कोई बच्चा होगा तो ये सब समस्याएं उसके मन में भी आती होंगी कि सर करंट के लिए कैसे करें, सर मेंस के लिए कैसे करें, प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें। तो थोड़ा सा बताते रहते हैं कि आप लोगों को इससे लाभ मिले। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण विकास को बेहतर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, स्पष्ट करें। देखिए 12 अंक में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका कि भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो निवास करती है। फिर भी अधिकांश ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास जैसी मूलभूत जरूरतें सुचारू रूप से जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। मतलब आप इसमें बता रहे हैं कि भारत की करीब करीब 65% जनसंख्या, देखिए लगभग बताया है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, कि जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो आधारभूत संरचनाओं की कमी से मतलब जूझ रही है, जिसमें आवास है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारों ने इस दिशा में प्रयास करना आरंभ कर दिया था, किंतु इनकी प्रगति जो है वो संतोषजनक नहीं दिखती। सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये जानिए कि भाई हम जो है करीब करीब 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तो भारत जो एक कभी सोने की चिड़िया रहती थी, उस चिड़िया को तो खूब पंख तो वैसे भी काट लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। मतलब जो भारत से धन का निष्कासन जो प्लासी के बाद शुरू हुआ वो अनवरत जारी रहा। मतलब जो भारत का ऐश्वर्य था वो तो लूटा गया। जब हम आज़ाद हुए तो वाकई में हम बहुत दयनीय स्थिति में थे। हमारा राजकोष खाली था और हमारी जिम्मेदारियां बड़ी थी। हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो अकाल गरीबी से जूझ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो है एकाएक अगर आप सोचिए कि रातों रात मतलब अलादीन की चिराग की तरह सारी चीज़ें सही हो जाए तो वो नहीं हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में 75 साल करीब हो रहा है, 75 साल से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में ये भी सही था कि कम से कम जिस तरीके की प्रगति होनी चाहिए और जिस तरीके की सरकारें प्रयास कर रही हैं वो चीज़ें अभी भी ग्राउंड लेवल पे उस तरीके की चीज़ें दिख नहीं रही हैं। तो यानी कि कुछ तो कमियां हैं और हम उन्हीं कमियों को देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए जो पहले तो सारी प्रयास दिखा देते हैं कि, क्योंकि इसमें कहा गया ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्रयास के बावजूद, तो सबसे पहले तो प्रयास बताइए, फिर इनकी सीमाओं को बताइए। और यही आपके प्रश्न करने का अप्रोच भी होगा। तो सबसे पहला जो प्रयास है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। और देखिए आपको भी ऐसे कुछ योजनाओं को जानना होगा। ये नहीं कि अब सड़क पहुंचाने के लिए ग्रामीणों में जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। किसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं आपको इस योजना को बताना होगा, जिसके तहत 2019-20 से 2024-25 तक राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर तक की सड़क का जो है वो निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो सभी मौसम में गाँव को जोड़ेगा। तो गांव को जोड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है सड़क है, तो सड़क के लिए प्रयास किया जा रहा है, आपने पीछे बताया। फिर इसी तरीके से भारत निर्माण योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचा जैसे सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, आवास व दूर संचार का विकास जो है वो किया जा रहा है। मतलब दूसरी जो योजना है भारत निर्माण योजना, उसके तहत ग्रामीण जो है आधारभूत संरचना के तहत ये सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो आप इसका भी उल्लेख करें। और देखिए जब आप थर्ड पेपर में, जैसे बच्चों का होता है कि सर थर्ड पेपर में नंबर नहीं पाते, तो क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप थर्ड पेपर में कहाँ नहीं लिख के आ जाते हैं। भाई आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि यदि आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 2-4-6 योजनाओं को बताइए तो कि किसके माध्यम से क्या हो रहा है।
और आप चूंकि पीटी में पढ़े भी रहते हैं, बस प्रयास आपको यही करना है कि उस पीटी के फैक्ट का मेंस में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लेना है बस। देखिए फिर वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल प्रदान करने के लिए जल जीवन जो है वो मिशन की जो है शुरुआत की गई। अब देखिए जल जीवन मिशन के बारे में आपने पीटी में खूब पढ़ा होगा। उसका लक्ष्य ही था कि 2024 तक जो है प्रत्येक घर में जो है नल का शुद्ध जल पहुंचाया जाए नल से। तो वो पीटी का फैक्ट था। लेकिन अब यहाँ चूंकि ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं की बात हो रही है तो आप उसका प्रयोग यहाँ स्मार्टली कर दें, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है वो रटना नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं बस उसको जो है आप इतना कैपेबल बनिए कि उसको जो है लिख पाइए कॉपी पे, और लिखने तभी आएगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको एक अनुशासन में बनाए रखती है और रोज़ परिश्रम करवाती है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रूर्बन मिशन की जो है वो शुरुआत की गई है, कि मतलब जो शहरी जो आधारभूत संरचना है उसका विकास जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए। जैसे स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के तहत प्रेरित है, कि मतलब एक ऐसा विलेज हो जहाँ सारी शहरी सुविधाएं, मतलब बैंकिंग की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा, हेल्थ की सुविधा, वो सारी चीज़ें जो शहर में है वो स्मार्ट विलेज के तहत गांव में उपलब्ध हो। तो आप उसकी चर्चा कर दीजिए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई व्यक्ति को रहने के लिए घर बहुत ज़रूरी है, तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बीपीएल परिवार हैं और उसके तहत चाहे शहरी हो या ग्रामीण सभी को जो है वो घर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मतलब ये सारे जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं ग्रामीण जो है स्थिति को बेहतर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचना है। हमारे संस्थान के द्वारा भी जो है देखिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो समय है वो बेसिकली मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है, और इसके तहत आपको डेली 2 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको आंसर लिख के दिखाना होगा, फिर आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी और मॉडल आंसर दिया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब आप पीडीएफ में आपको प्रश्न दिया जाएगा उसका उत्तर आप इस तरीके से करके दिखाएंगे, तो इसमें जो भी कमियां रहेगी वो बताई जाएंगी। देखिए प्रॉपर वे में बताई गई हैं, और उसके बाद जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी इसमें जो भी कमी रहेगी बता दी जाएगी, फिर जो है उसका मॉडल आंसर भी ऐसे दिया जाएगा। तो यहाँ न केवल संस्थान का ये प्रयास है कि आपका जो है प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न हो जाए, बल्कि प्रत्येक टॉपिक का मॉडल आंसर भी आपके पास रहे। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह लेके जाइए कि अगर आप उतना भी करके आइएगा तो बहुत अच्छी स्थिति में रहिएगा। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। फिर अगला जो है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक हेल्थ इशू बहुत बड़ी समस्या है भाई स्वास्थ्य को लेकर के, तो इस दिशा में जो बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब एवं कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष जो है वो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो आप इसकी भी चर्चा कर दें, और आपको ऐसे योजनाओं को कोट करते हुए चीज़ों को बताना। ये नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रयास किया जा रहा है, भाई प्रयास किया जा रहा है तो किस योजना उसका उल्लेख जरूर करें। फिर मनरेगा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जो है वो रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ के लोग जो है वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं, भाई वो बीटेक वीटेक तो किए नहीं होते हैं, और वैसे भी आज के हमारे जो बीटेक भी हैं तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड बहुत ही ख़राब है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे यहाँ के 70% बीटेक जो है वो ऐसे ही डिग्री लिए रहते हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि ग्रामीण लोग हैं वो इतने शिक्षित नहीं हैं, वो किसी काम को लेकर के कुशल नहीं होते, और जो उनकी परंपरागत चीज़ें हैं जो वो ट्रेडिशन से पाए हैं उन्हीं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एक बढ़ई है तो अपने फादर से जो सीखा उसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग यदि एग्रीकल्चर में हैं तो उसी के तहत काम कर रहे हैं, तो वो कुशल नहीं है। तो प्रयास ये है, चूँकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, तो इसके लिए सरकार के द्वारा मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी जो है वो
संस्थाओं के माध्यम से इनको नियोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मनरेगा का तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा भी है ग्रामीण जो है समृद्धि को बढ़ाने के लिए। हालांकि इसमें भी कई लूप होल हैं, वो अलग मैटर है, उसमें प्रधान जी या जो लोग मिली भगत करते रहते हैं वो तो दूसरा विषय है, लेकिन फिर भी कुछ काम और कुछ पैसा पहुंचाने का काम ये संस्थाएं तो जरूर कर रही हैं, तो आप इनका भी उल्लेख करें। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिड डे मील योजना, शिक्षा मतलब जो मिड डे मील योजना है जो बेसिक शिक्षा को लेकर के है, आप सभी जानते होंगे, जो दोपहर में स्कूल में ही भोजन की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रामीण विकास के लिए किया जा रहा है, किंतु अभी भी चुनौतियां शेष है। देखिए ये जो योजना थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, वाकई में ये बहुत ही मतलब उन्नत किस्म की योजना थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बेकार हुआ। मतलब हम जब ये योजना आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलिए कम से कम प्रत्येक सांसद प्रत्येक वर्ष अगर एक 2-2 गांव को गोद लेंगे तो सोचिए अपने कार्यकाल में 5 साल में 10 गांव मेंटेन करेंगे। और वैसे ही अगर विधायक जी सोच लिए या फिर डीएम साहब सोच लिए, एसडीएम साहब, तो गांव की जो डेवलपमेंट है वो कितना बेहतरीन हो जाएगा। तो ये योजना तो बहुत अच्छी थी, हालांकि ये थोड़ा सा निराश करी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस पे तो वाकई में उन्हीं का विजन था, तो हम तो चाहेंगे कि इस पे और ध्यान दें। लेकिन समस्या यही है कि घोषणाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि शायद याद ही ना रहता हो कि मैंने कभी ये योजना भी चलाई है। लेकिन ठीक है, कुछ प्रयास तो उनका बहुत अच्छा है ही है। फिर जागरूकता का अभाव, सबसे पहले जो है, अब हम बता रहे हैं ना कि चुनौतियां, देखिए आपके प्रश्न का 2 पार्ट था, तो 6 अंक में तो आपने बताया कि प्रयास क्या किए गए, और दूसरे में आपको बताना है कि चुनौतियां क्या है। तो अब चुनौतियों में सबसे पहले चुनौती क्या है कि जागरूकता का अभाव। चूंकि ग्रामीण साक्षरता की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, अतः ये अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर के मुखर नहीं हो पाते। भाई अगर आप एजुकेटेड नहीं रहेंगे, आप शिक्षित नहीं रहेंगे, तो न तो आप अपने अधिकारों को जानेंगे और न ही आपका क्या कर्तव्य है वो जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आपके शिक्षा का स्तर ठीक ठाक हो। तो ये आप पहली जो चुनौती दिखा रहे हैं कि जो ग्रामीण विकास के न होने की। फिर दूसरी है कि भूमि की जो है अनुपलब्धता। आप समझ ही रहे होंगे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन भूभाग तो उतना ही है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जमीन भी बढ़ रही है। एक समय था कि जब लोगों के पास ज़्यादा खेत होती थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो लैंड में जो हिस्सेदारी वो घटती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर गांव में डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो ज़मीन चाहिए और ज़मीन है नहीं। तो ये भी एक बड़ा इशू है। और इसीलिए देखिए सरकारों के समक्ष कभी सड़क बनाने के लिए, कभी नहर बनाने के लिए, या कभी लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करने में ज़मीन एक बड़ी समस्या क्रिएट करती है। और इसीलिए यूपीए के सरकार में, यूपीए पार्ट 2 की सरकार में इसको लेकर के एक बिल भी आया था। तो ये आप बताइए कि भूमि की जो अनुपलब्धता है। फिर अगला है कि वित्त की कमी। देखिए ग्राम पंचायतों का विकास योजनाओं के लिए वित्त की कमी का भी सामना करना पड़ता है। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को लेकर के था कि उनके डेवलपमेंट की चीज़ें थी। और इसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे क्या है कि जो ग्राम पंचायतें हैं अभी तो कुछ हद तक स्थिति ठीक हुई है, नहीं तो पहले तो नियमित चुनाव ही नहीं होते थे। अब तो खैर नियमित चुनाव हो रहे हैं और उनको फंड भी ठीक ठाक उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन अभी भी जितनी ग्रामीण आवश्यकता है उस हिसाब से अभी भी फंड का आवंटन नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इनके अपने पास जो इनको अधिकार दिए गए हैं राज्य के द्वारा वो बहुत सीमित है और उससे राजस्व जो है वो संग्रह नहीं हो पाता। मतलब बहुत कम राजस्व इनको मिल पाता है या वो न के बराबर है। तो इनको राजस्व के लिए कहाँ डिपेंड होना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट पे या कुछ कुछ योजनाओं में सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और सेंट्रल और स्टेट की क्या मंशा होती है कि इनकी जो अपनी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चले। इसीलिए होता क्या है
कि अगर कोई प्रधान बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, अगर वो चाह के भी कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं कर सकता, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वित्त की कमी है। तो ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। फिर इनमें जो है जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता की भी कमी है। और एक बड़ा मैटर ये भी है कि अगर वो चीज़ें थोड़ा सा मेंटेन भी हो जाए तो यही है कि जैसे ही प्रधान जी प्रधान बनेंगे तो सबसे पहला प्रयास तो उनका यही रहेगा कि बस अब जितना पहले चुनाव में खर्चा किए हैं वो निकालें। और पहले तो लोग ब्लोरो खरीदते थे, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ गया है, तो अब वो स्कॉर्पियो लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वो उनके भौकाल का स्टेटस सिंबल बनेगा और फिर 5 साल ऐसे ही बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण स्तर पे या भ्रष्टाचार की चीज़ें तो हर जगह है। हम ऐसा नहीं है कि प्रधान जी लोगों को ही क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ सांसद विधायक नौकरशाह सभी हमाम में सब ऐसे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये दूर कब होगा भ्रष्टाचार और जवाबदेहिता कब बढ़ेगी? जब हम आप अवेयर होंगे, जिस दिन हम ये जानेंगे कि ये हमारा अधिकार है। और इस दिशा में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कामगर है, बस आप उसको, लेकिन वो भी है कि जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत मस्ट है। शिक्षित बनिए, शिक्षित रहेंगे तो आपके अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। फिर रोजगार के अवसरों की कमी है भाई, चूंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं पशुपालन पर ही जो है वो निर्भर है। यहाँ अर्थव्यवस्था के द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का जो है वो विकास ही नहीं हो पाया है। मतलब आप देखेंगे कि अभी भी जो हमारी ग्रामीण आबादी है वो अपनी आजीविका के लिए क्या करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है या फिर एनिमल एंड हस्बेंड्री पे, मतलब पशुपालन पे होती है। और एग्रीकल्चर और पशुपालन है तो आकर्षक क्षेत्र, लेकिन ये इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो घाटे में रहते हैं क्योंकि यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सोचिए कि 2 बीघा खेत है और पूरा परिवार उसी पर डिपेंड है, तो कैसे आजीविका चलेगी? तो स्थिति तो खराब होनी ही होनी है। और ये स्थिति क्यों नहीं बेहतर हो पा रही है? क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो 2 सेक्टर और है, इंडस्ट्री क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो देखिए सेवा क्षेत्र की तो गांव में हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वहाँ भी उस लेवल पे जाएगा, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है। लेकिन उद्योग क्षेत्र को तो लगाया जा सकता था, लेकिन जो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है तो वहाँ हमने क्या किया कि जो हमारा द्वितीयक सेक्टर वो उपेक्षित रह गया। और इसी वजह से देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर का आपस में बहुत अच्छा संबंध है और एक को दूसरा संजीवनी देने का काम करता है। अब वो तो इकोनॉमी में हम घुस रहे हैं, तो बस इतना ही जानिए कि प्राथमिक सेक्टर जो है वो इसलिए नहीं बेहतर कर पा रहा है कि द्वितीयक सेक्टर जो है वो ये पूरे भारत की स्थिति है, द्वितीयक सेक्टर में भारत अभी बहुत पीछे है। सेवा क्षेत्र में हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं, तो उस सेवा क्षेत्र का लाभ कौन ले रहा है? जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो विकास का मॉडल होना चाहिए तृणमूल स्तर तक, वो चीजें नहीं पहुंच पा रही। तो आप इसका भी उल्लेख करें। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, हालांकि सरकार इसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रही है। देखिए भूमिका और निष्कर्ष हमेशा जो है वो प्रश्न के अनुरूप लिखना है, और आप जो है निष्कर्ष में बता रहे हैं कि ठीक है, अगर देखा जाए तो वाकई में चुनौतियां बहुत है, वो मैंने 1 2 3 करके दिखाया भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है इसके लिए प्रयास नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो मैंने प्रश्न का जो पहला पार्ट था उसमें प्रयास को ही दिखाया, किस तरीके से हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कितनी सरकार योजनाएं चला रही हैं। तो इसी को बताते हुए आपको ऐसे निष्कर्ष देना था। तो इस प्रश्न के माध्यम से मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको न केवल एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है इसके बारे में भी हम कुछ सिखा पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इसको जरूर जुड़े। ये टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ जो है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी मिलेगा, और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको यहाँ समय समय पर निःशुल्क दी जाती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे चैनल पे दी जाती हैं। और ये हमारे YouTube चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का ही है जिससे हम आप जो है रूबरू हो रहे हैं,
और आप लोग देखिए इसे बहुत स्नेह दे रहे हैं, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, और ये हमारे हौसले को भी बढ़ाता है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और ये हमारा दूसरा भी चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो इसे भी कर ले, क्योंकि आपकी परीक्षा से रिलेटेड बहुत से कंटेंट यहाँ भी हैं और यहाँ हम लाते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है उसको तो आप देखिए, यहाँ नया भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको भी जो है इसी तरीके से स्नेह दीजिएगा। और यदि हमसे बात करना हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप जो है फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में नए क्लास के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।